नमस्कार बच्चों, वेलकम ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। मैं आपका केमिस्ट्री मास्टर। थर्मोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर पर मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिया था। चलो उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, मैंने एक करके बैठा, आप इसे समझ लें बस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब है 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने के लिए 540 कैलोरी हीट की जरूरत है, ठीक है। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। कितने ग्राम ऑफ वाटर? 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर से आप परिचित हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यूज द फार्मूला। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 540। अब एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पूछा है 1000 ग्राम के लिए, ये पूछा है 1000 ग्राम के लिए, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी मैं कितने ग्राम के लिए लिखूंगा? 1000 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना है? 540। तो 1000 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 540 इंटू 1000। आपको याद है ना, दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर ये पर मोल पूछता तो ये भी पर मोल होता, पर ग्राम पूछता तो ये भी पर ग्राम, अगर ये पर 1000 ग्राम पूछा है तो ये भी पर 1000 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट की जरूरत है। तो एंट्रोपी चेंज फॉर 1000 ग्राम पूछा, तो एंथैल्पी चेंज फॉर 1000 ग्राम रखेंगे इंटू 1000 डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373। आंसर कितना आ जाएगा? 1447 कैलोरी केल्विन इनवर्स। क्लियर हो गया? इट इज योर आंसर। ओके, आज के लेक्चर पर हम लोग एंट्रोपी का ही एक ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ये एंट्रोपी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, इस ग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जरा समझेंगे इस बात को। मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूं इसका। ओके, द टॉपिक इज एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है। समझते हैं। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे, किसी सब्सटेंस को क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और बेटा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा, मतलब रैंडमनेस बढ़ेगी। और रैंडमनेस बढ़ने को ही तो हम बोलते हैं कि एंट्रोपी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या थी? रैंडमनेस थी। तो एक बात तो समझ में आए कि किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इतनी बात समझ में आया सभी को? यस, समझ में आ गया मास्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते 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 उस सब्सटेंस का टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? ट्रांजिशन टेम्परेचर। लाइक मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो गया, लाइक बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया। बोल हाँ या ना? हाँ। और जब टेम्परेचर हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर जब ट्रांजिशन टेम्परेचर के बराबर हो जाए, किसके बराबर? ट्रांजिशन टेम्परेचर के बराबर, तो उस सब्सटेंस का फेस ट्रांजिशन हो जाएगा। और जब सब्सटेंस का फेस ट्रांजिशन होता है ना बेटा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी हीट आप देंगे वो हीट उस सब्सटेंस के फेस को चेंज करने में यूज हो जाएगी। लेकिन जो एंट्रोपी है वो सडनली या रैपिडली इंक्रीज कर जाएगी। एंट्रोपी कैसे इंक्रीज करेगी? सडनली या रैपिडली इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करेगी? जब फेस ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? फेस ट्रांजिशन। क्लियर? तो इतनी बात तो समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्सटेंस की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, हाँ या ना? हाँ। एंड ड्यूरिंग फेस ट्रांजिशन, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, फेस ट्रांजिशन होगा ही किसी ना किसी टेम्परेचर पर, तो ड्यूरिंग फेस ट्रांजिशन एंट्रोपी सडनली इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज तो कर ही रही है, लेकिन फेस ट्रांजिशन के समय सडनली या रैपिडली एकदम से इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि फेस ट्रांजिशन हो रहा है। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो इसी बात को मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? कि एंट्रोपी of a substance increases on increasing the temperature, and during phase transition
it increases suddenly or rapidly। बात समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गया है तो चलो ग्राफ को देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है ना, ये केल्विन में लिया गया है। किस में लिया गया है? केल्विन में। तो दिस ग्राफ इज बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। क्लियर? अब अगर मैं इस पॉइंट को आपको बोलूं कि इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, तो आप कहेंगे सर ये जो पॉइंट है यहाँ पर टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको याद हो तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को ही आप एब्सोल्यूट जीरो बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, हाँ या ना? हाँ। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो एंट्रोपी भी जीरो होगी। तो 0,0 पॉइंट है ना, अगर ये जीरो तो ये भी जीरो। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन तो एंट्रोपी भी जीरो ही होगी। क्या बोला? टेम्परेचर 0 केल्विन तो एंट्रोपी भी जीरो होगी। यही तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। क्या है ये? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं? जीरोथ लॉ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, सेकेंड लॉ के दर्शन नहीं हुए, अभी तक पढ़ना बाकी है। लेकिन यहां पर जो निकल कर आ रहा है इस ग्राफ से, वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ रहा है। तो अभी इसके बाद हम सेकेंड पढ़ेंगे और उसके बाद कहीं चैप्टर के लास्ट में हम थर्ड पढ़ेंगे। लेकिन मैं लिखता हूं यहां पर इस बात को, क्या लिखूंगा कि एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो temperature, the entropy of a substance becomes zero। और यही जो स्टेटमेंट है, दिस इज नथिंग, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ क्या बेटा? थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन नहीं। टेम्परेचर 0 केल्विन तो एंट्रोपी भी जीरो। वही बात मैंने लिखी कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स जीरो। और वो जो सब्सटेंस है जो एट 0 केल्विन, वो जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस विल बिहेव एज अ परफेक्ट क्रिस्टल। वो सब्सटेंस किस तरीके से बिहेव करेगा बेटा? एक परफेक्ट क्रिस्टल की तरह बिहेव करेगा। मतलब उस क्रिस्टल में, आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, देश पांडे सर आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब उस क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, ना ही कोई लाइन डिफेक्ट होगा, ना ही कोई पॉइंट डिफेक्ट होगा, ना ही कोई इंप्योरिटी, मतलब उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। वो एक परफेक्ट क्रिस्टल होगा। उसकी एंट्रोपी कितनी होगी? जीरो होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि परफेक्ट क्रिस्टल, एक ऐसा क्रिस्टल जिस पर कोई भी डिफेक्ट्स ना हो, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई भी इरेगुलरिटी ना हो, वो क्रिस्टल किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा? तो आप कहेंगे सर वो क्रिस्टल 0 केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा। तो मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि क्या इस टेम्परेचर को प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल है? तो आप कहेंगे सर इतना कम टेम्परेचर प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल नहीं हो सकता, इसीलिए कोई भी क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल नहीं हो सकता। जैसे कोई भी गैसेस आइडियल नहीं होती, वैसे कोई भी क्रिस्टल आइडियल नहीं हो सकता। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? मतलब प्योर सॉलिड के फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा, परफेक्ट सॉलिड के फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब एक परफेक्ट क्रिस्टल का आपने टेम्परेचर को हीट किया। अब ध्यान से समझना, मैं ग्राफ समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल आसान सा ग्राफ है, छोटा सा, नन्ना मुन्ना। इसकी आधी बातें आप पहले से भी जानते हैं, अभी भी आप सीखो। एक परफेक्ट क्रिस्टल था, उसको हीट किया। हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये देखो, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। सॉलिड है, क्रिस्टल है। समझा कि नहीं समझा? समझा। सपोज करो आइस का केस ले रहे हैं। किसका केस ले रहे हैं? आइस। आइस सॉलिड है। अब आइस को हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, बढ़ रही, बोला है ना? टेम्परेचर बढ़ रहा। टेम्परेचर बढ़ते वो टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच सकता कि नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता। सपोज करो कि वो सॉलिड आइस था। आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताओ कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आया? आया। 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को आप 273 केल्विन बोल सकते हैं। यहां पर 0 केल्विन है, यहां पर 273 केल्विन। अब जैसे ही आइस 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जो गिवन हीट है उसका फेस चेंज करा देगी। क्या करा देगी? फेस चेंज। मतलब पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहेगा। टेम्परेचर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। यही बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाई थी लैंग्वेज के हेल्प से।
कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होता है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस? बोल हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन जो हीट एब्जॉर्ब होगी, जितनी हीट की जरूरत है, वही तो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब पूरा का पूरा आइस पूरे के पूरे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब पूरा का पूरा आइस, जितना आइस आपने लिया वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता नहीं है, तो वाटर तो अभी बॉयल होगा नहीं। अब अगर आप हीट दिए जा रहे हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चालू, एंट्रोपी बढ़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे, एंट्रोपी बढ़ेंगी। कब तक बढ़ेंगी? जब तक कि वाटर कहाँ ना पहुंच जाए, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे ही वो वाटर, मतलब यहाँ पर फिजिकल स्टेट कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? लिक्विड, अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा, फिर से टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, एंट्रोपी सडनली इंक्रीजेस, एंट्रोपी सडनली इंक्रीजेस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हो जाएगा वेपर 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। ड्यूरिंग दिस फेज ट्रांजिशन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब पूरा का पूरा वाटर अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी आप उसे हीट किए जा रहे हैं, तो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये कौन सा फेस एग्जिस्ट कर रहा है? वेपर फेस या गैसियस फेस। तो यहां से देखो, दिस इज सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, दिस इज लिक्विड, टेम्परेचर इंक्रीजेस टिल बॉइलिंग पॉइंट, देन वेपराइजेशन, और जब वेपराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। बोल सही कि गलत? सही। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अब देखते हैं यहाँ कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। तो बेटा जब तक सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा ना, हीट एब्जॉर्ब हुई mh डेल्टा टी। यस, कल ही सीखा था हमने। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई? mh डेल्टा टी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ड्यूरिंग फेज चेंज कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बराबर हीट एब्जॉर्ब होगी। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट। क्लियर हुआ इतना? पूरा का पूरा वाटर मेल्ट हो गया। अब मेल्ट हो गया तो वाटर में आ गया, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया, वाटर बन गया। अब वाटर वेपराइज होगा तो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। क्लियर? तो यहां पर कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी? तो आप कहेंगे सर यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी mh डेल्टा टी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी फिर से कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। जैसे वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, वाटर का वेपराइजेशन चालू हो जाएगा। टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि वाटर पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी? इनक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इनक्रीज करेगी। क्लियर हो गया इतना? तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको कल मैंने लैंग्वेज की हेल्प से समझाया था, आज यही चीज़ मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से समझाया। क्लियर हो गया बेटा ग्राफ? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। फिर से देखो, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया तो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। जो गिवन हीट है वो फेज ट्रांजिशन में यूज हो जाएगी। जब फेज ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो गिवन हीट फिर से लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेगी। लिक्विड जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा, फिर से टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। गिवन हीट विल बी यूज्ड इन द फेज ट्रांजिशन, वेपराइजेशन हो जाएगा, वो हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। जब वेपराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा वेपर बन जाएगा, तो फिर से आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉरी हीट करेंगे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, एंट्रोपी बढ़ेंगे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी सडनली इंक्रीजेस, फिर से टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड अगेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर हो गया सभी को? तो ये है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। क्लियर हो गया? तो आप इस चीज़ को देखो, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में जाता, फिर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से अपने बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में जाता, हाँ या ना? हाँ। और फिर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से वेपर 100 डिग्री सेल्सियस, देन वेपर 100 डिग्री सेल्सियस से एनी अदर टेम्परेचर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो आपको कल जो मैंने सिखाया था और आज जो आपने पढ़ा, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखो। इसी पर बेस्ड क्या देखेंगे हम लोग? न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कहाँ है मेरे पास? यस, न्यूमेरिकल देखो। कहता है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज
10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करते हैं इसको। आई से 0 डिग्री सेल्सियस, आई से 0 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम है, इसे कन्वर्ट करना है स्टीम, स्टीम मतलब वेपर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? ये ऐसे होगा, कल का लेक्चर और आज के लेक्चर को मर्ज कर दो। आइस 0 डिग्री सेल्सियस से, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। आइस मेल्ट हो जाएगी, किस में मेल्ट हो जाएगी? वाटर में। कितने डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो ये फ्यूजन हो गया ना, तो एब्जॉर्ब्ड हीट कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से आप उसका अपना टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेगा, कहाँ तक पहुंचेगा? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड हीट विल कॉल्ड एमएच डेल्टा टी ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज। और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में उसका फेस चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। तो दिस इज फ्यूजन प्रोसेस, दिस इज टेम्परेचर चेंज, दिस इज वेपराइजेशन प्रोसेस। फ्यूजन चेंज, जब फ्यूजन होता है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब? एमएच डेल्टा टी। जब वेपराइजेशन होता है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो टोटल एब्जॉर्ब्ड हीट, टोटल एब्जॉर्ब्ड हीट कितनी हो गई? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस एमएस डेल्टा टी प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक दीर्घ श्वास गया। समझ गए सब? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ओके। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 80 कैलोरी पर ग्राम एंड 540 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है और हमें चाहिए 10 ग्राम के लिए। 10 ग्राम आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 1 ग्राम आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80। 1 ग्राम आइस को फ्यूज करने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत है। तो 10 ग्राम को 80 इंटू 10, समझ गए? 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया? इसको पढ़ो। 80 कैलोरी पर ग्राम मतलब 1 ग्राम आइस को फ्यूज करने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए, लेकिन हमें तो 10 ग्राम फ्यूज करनी ना, तो 80 इंटू 10 प्लस एमएस डेल्टा टी, एम 10 ग्राम, एस स्पेसिफिक हीट गिवन है, पढ़ लो। डेल्टा टी 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 100 प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस 540 अगेन पर ग्राम है और हमें 10 ग्राम के लिए चाहिए, मल्टीप्लाई 10। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो वैल्यू आई है 7200 कैल्विन, सॉरी कैलोरी। कितना कैलोरी आया है? 7200 कैलोरी। क्लियर हो गया सभी का? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अभी आपने जो ग्राफ पढ़ा, इस ग्राफ में अब बहुत सारी जगह नहीं बची है। मैं इस ग्राफ को एक बार फिर से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? और इन्हीं में से कुछ बातें फिर से समझा रहा। ग्राफ को देखो, सेम ग्राफ 1-2 मिनट में समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं इसमें अभी और कुछ समझाऊं आपको। दिस इज एंट्रोपी एंड दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। ये ग्राफ कुछ ऐसा बना था, लाइक दिस। ऐसा ही है या नहीं है? है, ठीक है। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस। This temperature is called melting point. This temperature is called boiling point. समझ में आया? ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हीट एब्सॉर्ब हुई? तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है, एम एस डेल्टा टी हीट एब्सॉर्ब हुई। हाँ या ना? हाँ। यहाँ से यहाँ कितनी हीट एब्सॉर्ब हुई? तो आप कहेंगे ये फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर हीट एब्सॉर्ब हुई। दिस इज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई? अगेन एम एच डेल्टा टी। दिस इज वेपराइजेशन, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगेन यहाँ पर कितनी हीट एब्जॉर्ब? टेम्परेचर चेंज एम एच डेल्टा टी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की बात हुई, जिस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं इंट्रोपी चेंज की बात करता हूँ। यहाँ पर इंट्रोपी में कितना चेंज आया, यहाँ पर इंट्रोपी में कितना चेंज आया? तो आप सब समझते हो कि जो भी फेज ट्रांजिशन होता है सब कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। कहाँ पर होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर। क्लियर है? तो टेम्परेचर चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर वेरिएबल है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर है?
तो डेल्टा एस का फार्मूला याद करो, पढ़ाया था मैंने, 2.303 एन सी पी लॉग T2 डिवाइड बाई T1. दिस इज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. यहां पर ये फेज ट्रांजिशन है, यहां एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो मैं कहूंगा यहां जो एंट्रोपी चेंज होगा उसका फार्मूला आप जानते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर को आप मेल्टिंग पॉइंट बोलते थे. यहां पर कितना एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा, अगेन वही आएगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर कांस्टेंट 2.303 एन सी पी log T2 डिवाइड बाई T1. ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज एंट्रोपी चेंज इतना, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन एंट्रोपी चेंज कितना, तो आप जानते हैं ना कि इसे हम बोलते थे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर, और यही टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता. क्या कहलाता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता. तो चीजें समराइज हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही. कोई डाउट है किसी को यहां तक, नहीं, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. क्या बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. तो अभी अभी मैंने बोला था हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अब क्या पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एंड बाई चांस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं. क्लियर. तो नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. जरा देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या था कि कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, मतलब कई सारे स्टेटमेंट्स आने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में. क्लियर हुआ, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट. तो हमें जो है उन साइंटिस्ट के नाम की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन स्टेटमेंट्स की जरूरत है जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इंक्लूड किए गए थे. क्लियर हो गया इतना, ठीक है. तो हम सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे, स्टेटमेंट्स की, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था. साइंटिस्ट के नाम की कोई चर्चा नहीं होगी. क्लियर. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या बोला, एनर्जी के जितने भी फॉर्म हैं उन सभी फॉर्म को हम कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट कंप्लीटली. बट इसका रिवर्स सही नहीं है, मतलब हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते. हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते. बात समझ में आया कि नहीं आया, आया. तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक स्टेटमेंट है जो एक साइंटिस्ट ने दिया था. क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट कंप्लीटली. कंप्लीटली, ये वर्ड बहुत जरूरी है, कंप्लीटली. बट इसका उल्टा सही नहीं है. हीट कांट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कंप्लीटली. कन्वर्ट तो कर सकते, हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन पूरी की पूरी हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. कुछ ना कुछ हीट में नुकसान जरूर हो जाएगा, जो हीट सराउंडिंग में चली जाएगी और वहां पर कुछ परमानेंट चेंजेस करेगी. कुछ ना कुछ हीट में नुकसान जरूर होगा जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, वो सराउंडिंग में चली जाएगी और वहां पर कुछ अपना चेंज वगैरह करेगी. समझ में आ गया इतना, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, नहीं, क्लियर, ओके. ये जो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, चलो इसे मैं वर्क मान लेता हूं. क्या मान लेता हूं, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसका मतलब है कि वर्क को हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है. यह सही है, कंप्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है, करेक्ट. वर्क को हीट में कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट. लेकिन इसका उल्टा मतलब हीट को, पूरी की पूरी हीट को वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते. जितनी हीट आपने किसी इंजन को दी, जितनी हीट आपने किसी मशीन को दी, तो उस पूरी हीट के कुछ पोर्शन को वो वर्क में कन्वर्ट करेगा और बचे हुए पोर्शन को वो सराउंडिंग में भेज देगा, इधर उधर सराउंडिंग में भेज के वहां कुछ परिवर्तन कराएगा. मतलब सम पार्ट ऑफ हीट
समझ रहे हैं आप मैं क्या समझा रहा हूं यहां पर? सम पार्ट ऑफ हीट विल गोज इनटू सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में जाएगी तो वहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी या जो भी करे सराउंडिंग, एंड मेक परमानेंट चेंज। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। इसी को दूसरे साइंटिस्ट ने बोला लेकिन लैंग्वेज चेंज की। क्या चेंज की? लैंग्वेज चेंज की। उन्होंने क्या क्या कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट एनी कंपनसेशन। मतलब बिना किसी नुकसान के, हीट में बिना किसी नुकसान के हम उसे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसे टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब हीट में कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होना है। बात समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो मैं लिखता हूं, ये सभी एक ही बातें हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी लैंग्वेज में बोला। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब जितनी हीट है वो पूरी की पूरी वर्क में बिना किसी नुकसान के कन्वर्ट नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट एनी कंपनसेशन, विदाउट एनी कंपनसेशन। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। क्लियर। मतलब इस संसार में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है, इस संसार में ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है कि उस इंजन को जितनी हीट मैं दूं वो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इट इज इम्पॉसिबल, बस लैंग्वेज अलग है। ये 4 पॉइंट्स में लिखा रहा, चारों का मतलब सेम है, ओनली लैंग्वेज इज डिफरेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, टू कंस्ट्रक्ट a heat engine with 100% thermal efficiency। ऐसा कोई भी हीट इंजन इस संसार में नहीं बन सकता जिसकी थर्मल इफिशियंसी 100% हो। थर्मल इफिशियंसी 100% होने का मतलब है पूरी की पूरी हीट को किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ हीट का नुकसान जरूर होना है। बोला है या ना? जैसे मैंने किसी इंजन को 500 कैलोरी हीट दी तो हो सकता है 500 कैलोरी हीट में से वो 300 कैलोरी हीट को ही वर्क में कन्वर्ट करे, 200 कैलोरी हीट को सराउंडिंग में फेंक दे। कहां पर फेंक दे? सराउंडिंग में फेंक दे। तो 200 कैलोरी हीट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या 100% थर्मल इफिशियंसी का इंजन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। ओके। अब ये जो हीट इंजन की बात आई है ना, तो जो सबसे इफिशियंट इंजन होता है, ऐसा इंजन जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, ऐसा इंजन जो मोस्ट ऑफ द हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, उसी इंजन को हम कैरनॉट इंजन या कैरनॉट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैरनॉट इंजन या फिर कैरनॉट साइकिल। कैरनॉट इंजन या कैरनॉट साइकिल एक ऐसा हीट इंजन है जिसकी थर्मल इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा हीट को किस में कन्वर्ट करता है? वर्क में कन्वर्ट करता है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एक ऐसा इंजन है जिसकी हीट इफिशियंसी, जिसकी थर्मल इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। तो अब हम पढ़ना चालू करेंगे कैरनॉट साइकिल को। किसको पढ़ना चालू करेंगे? कैरनॉट साइकिल। ओके, चालू करते हैं। याद करो थर्मोडायनामिक्स में मैंने तुमको कैरनॉट साइकिल पढ़ाई थी। बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ाई थी कैरनॉट साइकिल। क्लियर? तो हेडिंग चाहे कैरनॉट इंजन डालो या फिर कैरनॉट साइकिल डालो। अब समझते हैं बात को। ये जो कैरनॉट साइकिल है ना, ये एक रिवर्सिबल इंजन है। कैसा इंजन है? रिवर्सिबल। कुछ बातों को सीखो। कैसा इंजन? रिवर्सिबल इंजन। एक ऐसा रिवर्सिबल इंजन जिसमें कई सारे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेसेस भी होते हैं और आइसोथर्मल भी प्रोसेसेस होते हैं। एंड आफ्टर ऑल प्रोसेसेस, हर सभी प्रोसेस होने के बाद ये इंजन अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। और अगर इंजन अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ गया तो आप इसे रिवर्सिबल इंजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिवर्सिबल इंजन बोल सकते हैं। बात समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो कैरनॉट साइकिल क्या है? इट इज अ रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन क्या है? इट इज अ रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन। 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 इट इज अ रिवर्सिबल
engine in which various isothermal, जिसमें कई सारे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं, इन विच वेरियस आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस ऑकर्स। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। एंड आफ्टर दीज प्रोसेसेस इंजन रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। और ये सारे प्रोसेस करने के बाद इंजन जब अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो हम बोलते हैं इंजन की एक साइकिल कंप्लीट हो गई। कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई? एक साइकिल। फिर से इंजन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, फिर से इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, दूसरी साइकिल कंप्लीट, फिर से उसने कुछ वर्क किया, फिर से सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करते 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 अपने इनिशियल स्टेट में आ गया, तीसरी साइकिल को उसने कंप्लीट किया। हाँ या ना? एक साइकिल में अगर वर्क 3 जूल का हो रहा है तो 2 साइकिल में वर्क 6 जूल का होगा, 3 साइकिल में वर्क 9 जूल का होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ओके। अब अगली बात, ये जो वर्क है ना, वर्क, ये मैक्सिमम वर्क तभी आएगा जब कैरनॉट इंजन रिवर्सिबली वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा? रिवर्सिबली वर्क करेगा। वर्क ऑफ कैरनॉट इंजन या कैरनॉट साइकिल वर्किंग रिवर्सिबली इज मैक्सिमम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। वर्क ऑफ कैरनॉट इंजन जब कैसा वर्क करेगा? रिवर्सिबली वर्क करेगा। मतलब वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, सारे प्रोसेस, सारे आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीट करते करते वो वापस फिर से अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाए, तो जो वर्क ऑब्टेंड आएगा वो कैसा आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ओके। अब इसी बात को और समझते हैं। जरा देखो, कैरनॉट साइकिल कैसा पढ़ा था आपने? कैरनॉट साइकिल को आपने कुछ ऐसा पढ़ा था। कैरनॉट साइकिल में आइसोथर्मल प्रोसेस भी होते हैं, एडियाबैटिक भी प्रोसेस होते हैं। कुछ ऐसा कैरनॉट साइकिल हमारी बनती है जिसे मैं आपको समझा चुका हूं थर्मोडायनामिक्स में। दिस इज पीवी ग्राफ। क्लियर हो गया? ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज कैरनॉट साइकिल, दिस इज कैरनॉट इंजन, जिसमें ये वाला प्रोसेस आपने बताया था आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर हुआ? तो आप ये इतना ही मान लो, ये कैरनॉट इंजन है। क्या है? कैरनॉट इंजन, जिसमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, इंजन अपनी वापस इनिशियल स्टेट पर आ गया, ये एक साइकिल बन रही है, इसलिए हम इसे कैरनॉट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरनॉट साइकिल। अब ये जो इंजन है, इस इंजन ने एक हीट सोर्स से, जिसका टेम्परेचर Q2 था, सॉरी T2 था, Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया? एब्सॉर्ब किया। तो व्हाट इज Q2? Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय इंजन फ्रॉम द हीट सोर्स। और हीट सोर्स का टेम्परेचर कितना है? T2। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। क्लियर? अब ये हीट सोर्स, एक ऐसा हीट सोर्स हम लोग डिजाइन करते हैं कि अगर इसने हीट सोर्स ने हीट को रिलीज भी किया तो उसके टेम्परेचर में कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है? ऐसा हीट सोर्स हम डिजाइन करते हैं वहां पर। तो एक हीट सोर्स था, टेम्परेचर T2 से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को इस कैरनॉट इंजन ने क्या किया? एब्सॉर्ब किया। तो Q2 के कुछ हिस्से को वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा और कुछ हिस्से को सराउंडिंग में, जिसे आप सिंक नाम से डिनोट करते हैं, बुक सिंक नाम लिखते हैं, सराउंडिंग में पास कर देगी। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो T1 है। कितनी हीट को रिलीज कर दिया उसने? Q1 हीट को रिलीज कर दिया। रिलीज किया माइनस, Q2 हीट को एब्सॉर्ब किया प्लस Q1 हीट को रिलीज किया माइनस। क्लियर? वापस, व्हाट इज Q2? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द इंजन। व्हाट इज Q1? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द इंजन। बोल हाँ या ना? हाँ। तो इंजन ने कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया? तो Q2 माइनस Q1, ये वो हीट होगी जिसको इंजन वर्क में कन्वर्ट कर देगा। बोला है ना? हाँ। वापस बोलता हूं, सपोज करो 500 जूल हीट को एब्सॉर्ब किया, उसमें से 200 जूल हीट को बाहर फेंक दिया, तो कितने जूल हीट को उसने वर्क में कन्वर्ट किया? 500 माइनस, क्या बोला था मैं भूल गया, 500 जूल हीट को एब्सॉर्ब किया, 200 जूल हीट को फेंक दिया बाहर,
तो कितने जूल हीट को उसने वर्क में कन्वर्ट किया, तो 500 माइनस 200 मतलब कितना, 300 जूल वो हीट होगी जो वर्क में कन्वर्ट हुई। तो पूरी की पूरी कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। बोलो सही कि गलत, सही, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो याद करो वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू क्या होता है, Q2 माइनस Q1। क्लियर हो गया इतना, ठीक, ओके। अब दूसरी बात आती है कि ये जो कैरनॉट इंजन है इसकी इफिशियंसी कितनी होगी। तो इफिशियंसी का फार्मूला होता है कि कितनी हीट को उसने वर्क में कन्वर्ट किया है, मतलब हीट मतलब वर्क में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय कितनी हीट को उसने एब्सॉर्ब किया था, एब्सॉर्ब्ड हीट, एब्सॉर्ब्ड हीट, ये वर्क का ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। इफिशिएंसी का फार्मूला सिंबल है ईटा, क्या है, ईटा। वापस इस कैरनॉट इंजन की इफिशिएंसी क्या होगी, तो इफिशिएंसी क्या होगी, तो वो कर क्या रहा है, वर्क, यूजफुल वर्क कर रहा है। तो कितना वर्क किया, मतलब कितनी हीट को उसने वर्क में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय कितनी हीट को उसने एब्सॉर्ब किया, कितनी हीट को उसने एब्सॉर्ब किया। तो मैं इतना बोल सकता हूं ईटा इज इक्वल टू W बाय एब्सॉर्ब्ड हीट Q2 है। एब्सॉर्ब्ड हीट क्या है, Q2 है। सही है कि गलत है, सही। कोई कंफ्यूजन है यहां तक, नहीं। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पूछो कैसा। ईटा इज इक्वल टू W क्या है, W है Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q2। ये फार्मूलाज याद होने चाहिए हमको। क्लियर हो गया सभी का, कोई डाउट है यहां तक, नहीं, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक काम करो, इसको छापते रहो, छाप लो पहले पूरा। ईटा इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q2। Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द इंजन। Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द इंजन। Q2 माइनस Q1 क्या है, वर्क है। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 ये उस इंजन की इफिशियंसी है। इफिशियंसी 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज इफिशियंसी आ जाएगी। जैसे ये 0.50 आया, 100 से मल्टीप्लाई, तो इस इंजन की इफिशियंसी 50% है, मतलब आधी हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, आधी हीट को सराउंडिंग में फेंक देगा। समझ गए, कोई डाउट है यहां तक, नहीं, ओके, आगे देखो, ठीक है, आगे देखो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कि इट इज आल्सो प्रूव्ड दैट, अब ये डेरिवेशन मैं भी करा सकता हूं, चार प्रोसेस है ना, 2 आइसोथर्मल है, 2 एडियाबैटिक है, सभी का वर्क निकालूं, दुनिया भर का बवाल करूं, उतना सब केमिस्ट्री में नहीं है। लेकिन उन सभी डेरिवेशन से एक बात प्रूव हुई कि ये जो इफिशियंसी है ना, इट कैन आल्सो बी T2 माइनस T1 अपॉन T2, T2 माइनस T1 अपॉन T2। और ये जो इफिशियंसी का फार्मूला है ये ओनली फॉर कैरनॉट इंजन है, ये ओनली फॉर कैरनॉट साइकिल है, नॉट फॉर ऑल इंजन। और याद रखना केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब कैरनॉट साइकिल के बनेंगे, कैरनॉट इंजन के बनेंगे, भले ही नाम गिवन हो या ना गिवन हो। अगर उसने इंजन बोला है तो आप समझ लेना वो कैरनॉट इंजन होगा, और कोई इंजन का फार्मूला क्वेश्चंस केमिस्ट्री में नहीं, वो फिर फिजिक्स का पार्ट हो जाता। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं, क्लियर। तो इफिशियंसी के क्या क्या फार्मूला है, इफिशियंसी का एक फार्मूला आया था Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, और एक फार्मूला ये भी आ गया T2 माइनस T1 अपॉन T2। अगर कार्नेट इंजन T1 T2 के बीच में लाई कर रहा है, T2 हाई टेम्परेचर होगा, T1 लोअर टेम्परेचर होगा, चलो इसको ही मेंशन कर देता मैं, हीट सोर्स है ना, हीट को रिलीज कर रहा है, T2 विल बी ग्रेटर देन T1, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। समझे इतना, ओके। अब देखो यहां पर इफिशियंसी का फार्मूला आया, इफिशियंसी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। कोई डाउट है किसी को यहां तक, नहीं, ओके। अब एक बात तो आप जानते ही हैं, पूछो क्या जानते हैं, कि T2 बड़ा है T1 से, T2 बड़ा है T1 से, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है, हाँ या ना, हाँ। या फिर ऐसा समझो 1 माइनस समथिंग है, 1 माइनस समथिंग है, तो ईटा विल बी लेस देन 1, ईटा विल बी लेस देन 1। मतलब इफिशियंसी कभी एक नहीं हो सकती, मतलब 100% थर्मल इफिशियंसी का कोई इंजन पॉसिबल नहीं है, यही तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। समझा कि नहीं समझा, समझा। तो जब इफिशियंसी लेस देन 1 है, मतलब परसेंटेज इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती,
उससे कमी होगी, मतलब नो इंजन हैव 100% थर्मल एफिशिएंसी। समझे मुलगा और मुलगी? यस सर, ओके। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? अगली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो T1 है, कौन है बेटा? T1, ये T1 है ना, T1, ठीक। इस T1 की वैल्यू को आप क्या करो, पूछो क्या करो, 0 केल्विन ले लो, इसको 0 केल्विन ले। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। समझा कि नहीं? तो 0 अपॉन समथिंग ये 0 हो जाएगा, तो ईटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ईटा की वैल्यू 1 मतलब 100% थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। 100% थर्मल क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। लेकिन ये टेम्परेचर जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो 100% थर्मल एफिशिएंसी का इंजन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। तो जो भी फार्मूलाज है उनको एक बार फिर से देख लो। W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q2, ईटा इज इक्वल टू W की जगह वैल्यू प्लेस करो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। और एक फार्मूला जिसका डेरिवेशन होता है लेकिन हमने नहीं किया फॉर कैरनॉट साइकिल, इट इज डेराइव्ड बाद कि ईटा इज इक्वल टू आल्सो T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। तो ये सारे वो फार्मूलाज हैं जो आपको याद होना चाहिए फॉर द क्वेश्चंस ऑफ कैरनॉट इंजन। समझ में आ गया इतना? ठीक है। और दूसरी बात ये भी बताई कि ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो 100% थर्मल एफिशिएंसी का कोई भी हीट इंजन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब जो भी हमने पढ़ा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखो। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब हम इसे मान के चलेंगे कैरनॉट इंजन, इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। हायर टेम्परेचर T2 होगा, लोअर टेम्परेचर T1 होगा। एफिशिएंसी चाहिए तो T2 माइनस T1 अपॉन T2। T2 है 100 मतलब 373 माइनस T1, T1 25, 273 25 298 डिवाइड बाई T2 मतलब 373। डिफरेंस आ जाएगा इसका 2575 डिवाइड बाई 373। सॉल्व कर लो, ये वैल्यू है 0.20। इफिशियंसी कितनी है? 0.20, मतलब उसकी परसेंटेज इफिशियंसी कितनी है? 20%। कितना परसेंट? 20%। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। ओके। अगला क्वेश्चन देखो। कहता है कि हीट सप्लाइड टू अ कैरनॉट इंजन, इतना मतलब ये Q2 की वैल्यू है। Q2 हीट सप्लाइड टू द कैरनॉट इंजन इतना। हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय द इंजन विच वर्क बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? Q2 माइनस Q1। Q2 गिवन है, Q1 गिवन नहीं है, तो वर्क यहां से नहीं आ सकता, मतलब ये फार्मूला मेरे काम का नहीं है। तो मैं दूसरा फार्मूला लगाऊंगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू W बाई Q2। समझा कि नहीं समझा? समझा। इफिशियंसी निकालो, टेम्परेचर गिवन है, लोअर वाला T1, हायर वाला T2। याद है ना, हायर वाला T2। क्वेश्चन पढ़ लो। हीट सप्लाई टू अ कैरनॉट इंजन इज इतना। हाउ मच यूजफुल वर्क in kilojoule can be done by the engine which work between 10 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस ये सोर्स होगा T2, 10 डिग्री सेल्सियस ये सिंक होगा T1, ये सराउंडिंग है। तो ईटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। T2 100 दैट मीन्स 373 माइनस T1 10 मतलब 283 डिवाइड बाई 373। ये डिफरेंस आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 373। 90 डिवाइड बाई 373, दिस इज हाउ मच? 0.241। तो ईटा की वैल्यू आ गई 0.241 इज इक्वल टू W अपॉन Q2। Q2 है 453.6। तो यहाँ से W आएगा 0.241 इंटू 453.6 किलो कैलोरी। हमें किलो जूल में चाहिए। 0.241 इंटू 453.6 इंटू 4.18, दिस इज किलो जूल। वर्क इज इक्वल टू 457.49 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया सभी का? ओके। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आपने 4 स्टेटमेंट पढ़े, उन्हीं में से कैरनॉट इंजन आया। अब पांचवा और लास्ट स्टेटमेंट देखो, अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म नहीं हुआ, लास्ट स्टेटमेंट देखो। लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है आफ्टर ईच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स increases continuously after each spontaneous process, after each spontaneous process। spontaneous process मतलब irreversible process, और इन्हीं को हम नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं। एंड टेंड्स टू बी मैक्सिमम, एंड टेंड्स टू बी मैक्सिमम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कहा था कि इस यूनिवर्स के एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होते होते वो मैक्सिमम होना चाहती है आफ्टर ईच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और हम सब जानते हैं कि डेल्टा एस greater than 0 for spontaneous process, delta S greater than 0 for irreversible natural process, that means entropy increases। तो याद रखो, entropy of the universe continuously क्या कर रही है, increase कर रही है।